तो उसमें देखो सब बता ही दिया था मैंने आपको, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या है, भारत सरकार क्या कदम उठा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो उसमें लगभग सब वो तो लगभग तब टॉपिक है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या समझते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से आप बताइए। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग है, एनर्जी एग्जाम्पल बताइए एक दो, कैसे कि एनर्जी कंजर्व कंजर्व कर सकते हैं अपने आसपास से, कोई भी एग्जाम्पल बताइए दो तीन। यस। और बताइए। सब हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे मतलब ट्राई करना चाहिए, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ कोल वगैरह को बर्न करने से। यस। और सस्टेनेबल चलिए ठीक है, आगे। सर, हाँ बताइए। सर जैसे कि जो लाइट लाइट उस टाइम पे टेम्परेचर या लाइट चाहिए रहती है, तो सर उसको बर्न करके एनर्जी को कैसे कर सकते हैं। यस, ठीक है, करेक्ट। देखो पहले, आज भी आम पब्लिक का ये, एक लाइट तो आ ही रही है, लाइट जलेगी तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, लाइट तो आ रही है तो बचेगी क्या। ये है ना अभी अभी गलत फहमियाँ, देखो जो पढ़ लिख गए उनको तो पता है, बट नॉर्मल व्यक्ति आजकल ये होता है ना कि लाइट तो आ ही रही है, लाइट बंद कर रखेंगे तब भी क्या होगा, मतलब यही होता है ना। यस। यस यस यस, ये अच्छा है बिल्कुल। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण से कई एस्पेक्ट है, मतलब एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप जैसे, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लाइट से संबंधित ही है, आप जैसे खाना वेस्टेज हो रहा है ना, ये भी आपका मतलब, अगर आप खाने को बचा रहे हो ना, तो आप यहाँ भी एनर्जी कंजर्व कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, क्योंकि जो आपका, जो आपके पास फूड आया है, खाना है, उसमें कितनी एनर्जी खर्च हुई है, उसको प्रोडक्शन से लेकर, उसके ट्रांसपोर्ट से लेकर, आप तक पहुंचाने से लेकर, अगर आप फूड की बर्बादी कर रहे हो वो भी एनर्जी की बर्बादी है ना। यस सर। हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी की बर्बादी का मतलब ये नहीं कि लाइट और ये पंखे यही है, इसके बहुत सारे, आज जो भी आप डेली, मतलब डेली यूज करते हो ना, जितनी भी चीज़ें, वो सब अगर उनको कंजर्व करते हो, उनको सिस्टमेटिक वे में यूज करोगे तो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन होगा, मतलब समझ आई मेरी बात। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। अब हम ज़्यादातर क्या है, लाइट के रिगार्डिंग भाई, लाइट बंद कर दो, पंखे मत चलाओ, यही समझते हैं ना एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। यस सर। पर एनर्जी पर एनर्जी कंजर्वेशन तो छोटा टॉपिक है, काफ़ी व्यापक है। आप जिन संसाधनों का यूज कर रहे हो, जो खाद्य पदार्थ यूज कर खा रहे हो,
वो सब एनर्जी तो चाहिए उनके आप तक पहुंचाने के लिए मतलब, ठीक है। बट देखो ये अभी तो ये वो आगे पढ़ेंगे, तो अभी तो मेनली देखो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। इट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंश्योर दैट एनर्जी यूज्ड एफिशिएंटली बाय आइदर यूजिंग लेस एनर्जी और फॉर पार्टिकल कंस्टेंट पर्पज लाइक स्विच ऑफ लाइट फैंस व्हेन नॉट बीइंग यूज्ड और रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पार्टिकुलर सर्विस दैट यूज एनर्जी लाइक ड्राइविंग लेस यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखो दो चीज़ है इसमें देखो, एक तो ये कि आप अगर किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए एनर्जी यूज कर रहे हो तो उसमें लाइट को इनको ऑफ मतलब अगर यूज़ नहीं आ रहे तो उनको मतलब बंद कर दो मतलब। और जब यूज आ रहा है, अब जैसे आप कई बार ऑफिसों में हो घरों में हो तो लोग सो निकल जाते हैं, पंखे चलते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा ये कि जो आप ये पार्टिकुलर सर्विस का यूज कर रहे हो ना, जैसे 4 सदस्य है, चारों के पास गाड़ी है, जाना चारों को एक ही जगह, तो एक साथ भी तो जाया जा सकता है ना। इसके अलावा पार्टिकुलर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज को भी बढ़ावा दे सकता है। तो ये इस टाइप। बट अब जैसे आप ये तो हो गए एक आस्पेक्ट हो गया। बट जैसे मैंने एक बताया कि आप फूड है, फूड की बर्बादी हो रही है, तो उसमें वो भी एक एनर्जी, अगर आप फूड को बचाते तो वहाँ भी एक आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो मतलब। तो ये देखो एनर्जी कंजर्वेशन कोई सरकार नहीं कर सकती, ये प्रत्येक व्यक्ति जब तक जागरूक नहीं होगा, अवेयर नहीं होगा, तब तक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये नहीं कि नियम कानून से इनसे एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती जब तक प्रत्येक व्यक्ति। आप देखो घर में लोग क्या है, सरकारी ऑफिसों में रहते हैं सारे दिन ऐसे चलाते हैं, बट घर पे तो थोड़ी देर 1 घंटे चलाएंगे फिर बंद कर देंगे ना ऐसे। क्यों? क्योंकि बिल आता है। तो देखो इंसान वही है, बट क्या उसको पता है कि अपना यहाँ लाइट का बिल आएगा तो उस हिसाब से यूज करता है। और ऑफिसों में क्या है, बिल आएगा तो गवर्नमेंट पे करेगी, हम क्यों बंद करें। ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो बस सोच का फर्क है मतलब। ऐसा नहीं है कि भाई वही व्यक्ति अगर घर में है तो बिल्कुल बंद रखेगा। तो वो चीज़ है ना, ठीक है। द एंड गोल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज टू रीच सस्टेनेबल एनर्जी। तो देखो जो एनर्जी का जो इसका गोल है ना, इसका क्या है, रीच टू सस्टेनेबल। सस्टेनेबल एनर्जी क्या है बताइए। बताइए क्या होता है सिस्टम। So using energy wisely without compromising the needs of user and user. हेलो, बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। Sir, using energy without compromising with the needs of future generation. ठीक है, मतलब सस्टेनेबल एनर्जी का बिल्कुल करेक्ट। और कोई बोलना चाहेगा? सर, बताइए, वो बोलिए। क्या था? आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही सर मतलब 10 मतलब ऊर्जा का रेशा प्रयोग किया जाएगा 10 टन में, तो अभी के लिए आप 70 होते और भविष्य के लिए 10 होते। है। यस, ठीक है। और कोई? देखो एनर्जी कंजर्वेशन का पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि आपको एनर्जी को इस तरह यूज करना है, आपके ऊर्जा के जो संसाधन हैं, कि आपको अभी जो आपकी करंट पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं भी पूरी करनी है, और इसके अलावा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को भी पूर्ति करनी है, मतलब यही है ना। ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टर्म एनर्जी एफिशिएंसी।
मतलब ये ऊर्जा दक्षता अलग चीज़ है, और ये क्या नाम है, एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी में क्या फ़र्क है बताओ। सर अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो वही है कि जो अपना कॉस्ट है यूटिलाइज करना, तो उसको कॉस्ट कम करना चाहिए उसको जब एफिशिएंट से। और कंजर्वेशन में जब कंजर्वेशन है तो वेस्टेज भी ना हो। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टर्म। क्या वापस बोल रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी में क्या है वो? जब एनर्जी एफिशिएंसी मतलब जब हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी ज़्यादा कम करनी चाहिए, बट कॉस्ट कम से कम करने को मतलब जितनी एनर्जी रिक्वायर कर रहे हैं उसको उतनी प्रोड्यूस करने को एफिशिएंसी फास्ट मतलब जितनी भी कॉस्ट हो उसको कम से कम करनी चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो, जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ करनी चाहिए। और कोई बताइए। हेलो। आवाज आ रही आ रही है, बताइए एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? तो हेलो। हाँ बोलिए। सर इसमें ये होता है कि जैसे एनर्जी का आउटसाइड मतलब रिन्यूएबल का व्यर्थ ना होगा कि मतलब जितना एनर्जी है सर उसका मतलब मतलब व्यर्थ ना होगा एनर्जी। तो ओ, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जितना आपको उपयोग करना है वो नियंत्रित किया जा सके और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ठीक है। और कोई? सर एनर्जी एफिशिएंसी बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं जिसके थ्रू आप मतलब सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद लेस एनर्जी यूज करने के लिए। जबकि हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का मेन फोकस होता है लेस अमाउंट में रिड्यूस करने में, एनर्जी अमाउंट में रिड्यूस करने में और उसके यूज को रिड्यूस करने में। यस, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मतलब हम ओल्ड मॉडल को ओल्ड लाइट्स को न्यू लाइट्स में मतलब चेंज करेंगे तो हमारी एनर्जी मतलब एफिशिएंटली यूज हो जाएगी और बट फिजिकल मतलब प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। एक्सीलेंट। देखो, आप एनर्जी एफिशिएंसी तो आप देखो अच्छे से एलईडी बल्ब है ये यूज कर रहे हो, पुराने जो ट्रेडिशनल बल्ब वगैरह दिए तो हो गए एनर्जी एफिशिएंसी। और एनर्जी कंजर्वेशन एक है, जैसे आप बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग का यूज कर रहे हो जिसमें लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट, आप जो पंखे चालू उनको बंद, वो तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। और आप टेक्नोलॉजी जो परिवर्तन कर रहे हो वो हो गया एनर्जी एफिशिएंसी। सभी ने ठीक ठीक बोला है, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। जैसे पहले देखोगे ना आपने, कितने वो बल्ब होते थे उसमें कितना मतलब कितनी एनर्जी चाहिए थी मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 2002 में ये एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था। तो इसका देखो, इसका मुख्य पर्पस था कि जो 2001 का जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था ना,
उसको संशोधित करना है, क्योंकि देखो उसके 2001 की परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थितियों में डिफरेंस है ना। तो अब पहले तो क्या था, देखो 2001 में तो क्या था कि चाहे फॉसिल फ्यूल से यूज करो एनर्जी या कैसी भी एनर्जी, प्रो एनर्जी होनी चाहिए, यही था ना पहले तो पर्पज 2000 के, मतलब उस दौरान ये क्या था कि आपको एनर्जी चाहिए, वो कैसे भी प्रोडक्शन हो उस एनर्जी का, यही था ना पर्पज। अब देखो कोई भी व्यक्ति रहता है, उसको खाद्यान्न फूड नहीं मिल रहा यार, पहले तो जो अच्छा खाना मिले वो तब तो ध्यान देगा, पहले तो उसको नॉर्मल खाना, रोटी कपड़ा मकान तो मिले ना, उसके बाद तो आगे की उस पर ध्यान देगा। तो उस टाइम तो ये कि एनर्जी मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले, वहाँ लाइट ही नहीं पहुंच रही थी। अभी लाइट उपलब्ध हो गई, सब चीज़ उपलब्ध, तब आदमी के मन में आ गया यार मुझे लाइट, जो मैं लाइट का जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ किस टाइप से करूँ, मतलब भाई आपके ट्रेडिशनल वे में करूँ या मॉडर्न तरीके से सोलर एनर्जी इनका यूज ज़्यादा करूँ। तो पहले तो लाइट हो, आपके पास एनर्जी पहुँचे, फिर उसके बाद तो आप सोचोगे ना। ठीक है, तो ये जब ये कोप 26 हुआ था, उसके गोल को ध्यान में रखते हुए जो नया कॉन्सेप्ट आया कि आपको जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है ना, जैसे आपकी सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, वो क्या ना वाटर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनको बढ़ावा देना है, मतलब जो नॉन कार्बन, मतलब जिनमें कार्बन उत्सर्जन कम हो। इसके अलावा आपको क्या कार्बन ट्रेडिंग को भी बढ़ावा देना है। तो कार्बन ट्रेडिंग होगी तो ताकि डिकार्बनाइजेशन हो, वो आपकी जो इकोनॉमी है इसमें कार्बन कम से कम यूज हो, मतलब जो कार्बन आधारित जिनसे कार्बन का उत्सर्जन होता है ना, उनका कम यूज किया जाए उन फ्यूल्स का। तो बताइए कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है। सर वो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर बैटरी एक फिक्स टाइम पर होती है, मतलब उसमें तब तक आप पूरा कार्बन यूज नहीं कर सकते। और ओके। अगर वो दूसरी बैटरी मतलब उसकी एकदम ऑपोजिट है, जितना उसका ढक्कन है कम वो उतनी देर में उसको फिर दूसरी बैटरी को यूज करती है। तो कभी कभी वो फिर थोड़ा सा टाइम लेती है, और कभी कभी दूसरी बैटरी को यूज के लिए मतलब उसके मतलब प्लांट में रखते हैं, तो ओके उसमें ओके कार्बन ट्रेडिंग होती है। ठीक। बेसिकली कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है ना, आपके जैसे आपने कोई भी प्लांट लगाया, तो आप अगर उस मतलब ट्रेडिशनल यूज करते का, अगर वो आपकी जो परंपरागत एनर्जी का यूज करते उससे 100 मान लो टन कार्बन का उत्सर्जन होता, बट आपने क्या किया, आप एक स्टैंडर्ड आपने क्या किया, सोलर एनर्जी का उत्पादन किया, उससे सोलर एनर्जी का यूज करके प्रोडक्शन किया, तो उससे क्या आपका जो कार्बन जो उत्सर्जन है वो कम हुआ ना, हुआ ही नहीं बिल्कुल सोलर एनर्जी से। तो वो बचत हुई ना आपकी, जो आपको आपका कि आप एक 100 है आपका मानक, अगर उससे कम आपका वो कार्बन उत्सर्जन है, तो आपको जो क्रेडिट मिलेगा कि आप इतना कार्बन उत्सर्जन कर सकते थे पर कम किया, तो वो उसको व्यापार कर सकते हो ना, आप बेच सकते हो ना उसको दूसरे व्यक्ति को। तो वही होता है कार्बन ट्रेडिंग, मतलब ठीक है। तो ये क्या है, बिल एम्पावर करता है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के रिगार्डिंग, एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड के रिगार्डिंग, तीन के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पावर दी गई। ठीक है, इसका पर्पज था कि आप जो ये फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन यूज कर रहे हो ना, इनका कम से कम यूज किया जाए, और इसकी बजाय आप नॉन फॉसिल फ्यूल्स है ना, गैर जीवाश्म ईंधन, उनका यूज बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी कंजर्वेशन तो वो है, ये कंजर्व एनर्जी। देखो ये क्या करता है, ये इस एक्ट में जो मुख्य बात थी वही है गैर जीवाश्म ईंधन। तो बताइए गैर जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से ईंधन शामिल है। तो सोलर एनर्जी हो सकती है, बायो है, बायो वो बायोगैस हो सकती है। बताइए, एक तो हो गई आपकी सोलर, ठीक है, एक हो गई, क्या क्या बोलिए। देखो एक
एक आपकी हो गई सोलर हो गई, विंड हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बायोमास हो गई, ये सब वही है ना नॉन फॉसिल फ्यूल्स। तो ये क्या करता है, ये मतलब ये एक ऑब्लिगेशन कर, मतलब इसमें क्या बाध्यता कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा गैर जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करो मतलब। तो इसमें क्या गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टू मीट ए मिनिमम, गवर्नमेंट को मतलब ये जो उसने फिक्स वो कंज्यूमर है ना कुछ कुछ क्षेत्रों में ये किया है कि उनको उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कंजम्पशन वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स का होना चाहिए मतलब। और वो गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है, जैसे आपका जैसे ये है इंडस्ट्री है, माइनिंग है, स्टील है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसे रेलवे है, कमर्शियल बिल्डिंग है, इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स कर सकती है कि आपको इतना तो आपको सोलर प्लांट। अब आजकल कई सरकारी बिल्डिंगों में इनमें कंपलसरी कर दिया ना कि आपको सोलर प्लांट लगाना ही होगा, हुआ ना कंपलसरी। हाँ, और गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है सोलर प्लांट पे। क्यों देती है बताओ, सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग सब्सिडी? यस, ताकि सोलर एनर्जी, क्योंकि देखो व्यक्ति कब अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, एग्रीकल्चर में भी सोलर पावर प्लांट के लिए, वो सोलर प्लांट के लिए सब्सिडी देती है ताकि कम से कम लोग ये नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स उनकी तरफ बढ़े और जो ट्रेडिशनल एनर्जीज का कम से कम यूज हो मतलब। ठीक है, अब आजकल सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है ना, बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। यस बताओ। किसका? हाँ, वो पर वो क्या है उसमें क्या है, इथेनॉल वो ये जो बायो डीजल और बायो एनर्जी से उससे बनता है ना ये फसलों से, उसी की बात कर रहे हो ना आप। बट वो क्या ज़्यादा, क्योंकि उसमें अगर उनका प्रोडक्शन करते हो तो वो एग्रीकल्चर के हिसाब से आपकी एग्रीकल्चर भूमि कम हो जाएगी ना, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं मान सकते आप उसको। उसमें भी इसके बजाय ये विंड है, सोलर है, ये ज़्यादा उपयोगी है मतलब। सबसे अच्छा सोलर एनर्जी ये, ठीक है। तो ये कार्बन ट्रेडिंग, द बिल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो बिल क्या एम्पावर करता है सरकार को कार्बन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, कोई भी सरकार अपने हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है, क्या नहीं नहीं बन गया, नहीं तो पास हो गया ना दोनों सदनों में ही, पास भी कर दिया इसको दोनों सदनों ने। ठीक है, द बिल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट क्या होता है बताओ, डिफरेंस बिटवीन कार्बन ट्रेडिंग एंड क्रेडिट। हाँ बताइए, सही बता रहे हो पर थोड़ा क्रेडिट से क्रेडिट का मतलब है ना कि जो कंपनी को क्रेडिट मिलेगा यूएस के बस मतलब जॉब करना है। यस और जो क्रेडिट मिलेगा वो अपना फ्री काफी देश का क्रेडिट का मतलब पैसा मिलेगा। यस एक्सीलेंट। तो कार्बन क्रेडिट तो क्या होता है, जितना आपने कम मतलब जितना कम आपने कार्बन का उत्सर्जन किया, जैसे आपकी लिमिट 100 और आपने किया 60, तो आपका कार्बन क्रेडिट कितना है 40। ठीक है, अब वो आज जब आप उस कार्बन के 40 आपका कार्बन क्रेडिट है उसको आप किसी को सेल कर रहे हो, वो क्या हो गई आपका कार्बन ट्रेडिंग, यही हुआ ना, क्लियर।
देखो ये हो गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथोराइज्ड एजेंसी में इशू कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट टू, ठीक है, ये तो दिल द एंटिटीज विल बी एंटाइटल्ड टू परचेज और सेल द सर्टिफिकेट, ठीक है। एनी अदर पर्सन में आल्सो परचेज ए कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट और ऑन वॉलेंट्री बेसिस, ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई गवर्नमेंट भी कर सकती है, गवर्नमेंट किसी एजेंसी को ऑथराइज भी कर सकती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग्स क्या है बताओ, इसके बिल्डिंग में क्या क्या एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो क्या किया जा सकता है, मतलब बताओ। किसी बिल्डिंग का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें क्या, कैसे आप एनर्जी, उसका निर्माण किस तरह किया जाए ताकि मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन हो, बताइए। यस, यस, गुड। देखो बिल्डिंग होती है, एक तो बिल्डिंग होती है इसमें डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो अगर डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो उसमें हम कम एनर्जी का यूज होगा ना, उसमें लाइट वाली जगह आपको सारे दिन यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी ना, तो नेचुरल लाइट है आपके पास, तो क्यों जलाएगा कोई भी आर्टिफिशियल लाइट, बताइए। तो ये बिल्डिंग कोड है गवर्नमेंट ने, इसमें अगर विस्तार से पढ़ोगे तो आपको उसमें काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो बिल्डिंग का इनका निर्माण इस तरह किया जाए कि उसमें नेचुरल और जो स्टाफ उनको बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाए कि जो आप उनको नेचुरल लाइट मिले। दूसरा ये कि उसमें ये सोलर एनर्जी है, इनका भी प्रावधान हो, मतलब सोलर प्लेट का, क्योंकि देखो बिल्डिंग में, इनमें सरकारी बिल्डिंग होती है उनमें और तो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी उपयोग नहीं कर सकते, पर सोलर का तो यूज किया जा सकता है ना। ठीक है, आगे बढ़े। द बिल अमेंड दिस टू प्रोवाइड फॉर द, देखो ये इसको अमेंडमेंट क्यों किया गया है कि एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड बनाया गया ताकि ये एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है और अदर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन क्या होता है, ग्रीन बिल्डिंग बताइए। पर बिल्डिंग बनाते टाइम जैसे इसकी जगह मतलब जो पेट्रोल वगैरह नहीं होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ग्रीन बिल्डिंग क्या, व्हाट इज ग्रीन बिल्डिंग। यस, बताइए। देखो जो ग्रीन बिल्डिंग होती है ना, उसमें क्या है, सभी चीज़ों को फोकस किया जा सकता है, मतलब एक तो आपका वाटर को भी आपको कम बचाना है, सेव वाटर, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, रिड्यूसिंग वेस्टेज भी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल भी होना चाहिए। इसके अलावा आसपास हरियाली, मतलब वो नेचुरल पेड़ वृक्षारोपण भी कर सकते हो, तो इसमें सभी एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं ग्रीन बिल्डिंग में। ग्रीन बिल्डिंग में एक ही एस्पेक्ट इंक्लूड नहीं होता, इसमें सभी पहलुओं को इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, सभी का मतलब सस्टेनेबल साइट होनी चाहिए, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर होना चाहिए, एनर्जी का एफिशिएंट यूज होना चाहिए, और उसमें जो मटेरियल और रिसोर्सेज यूज किया जा रहा है वो भी नेचुरल, मतलब ज़्यादा वो उनसे मतलब वो आर्टिफिशियल, मतलब नेचुरल इनोवेशन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मतलब वो है उसका मतलब ग्रीन बिल्डिंग का पेमेंट, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है, जो एनर्जी कंजर्वेशन और आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बात है ना, वो सब वो पहले उसमें इंक्लूड करना है आपको, वो हो गया आपकी ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है।
देखो इसमें देखो ये जो कंजर्वेशन का सिस्टम, इसमें देखो ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने हैं फ्लैट उन पे भी लागू करने की बात, इंडस्ट्रियल पे भी लागू किया गया और ऑफिशियल है उनके उनके वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल एंड वेहिकल्स जो भी बताइए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कौन किस टाइप की व्हीकल का यूज किया जा रहा है आजकल? सर ये व्हीकल्स। हाँ, ये ऐसी व्हीकल, और आने वाले समय में हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स इनका बढ़ेगा ना, ये इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन आने वाले समय में पेट्रोल। अब आपने देखा होगा ना, ये अरब कंट्रियों में पर्यटन को इनको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है बताओ? क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में उनका जो ये ऑयल है अगर ये फिनिश हो जाएगा तो वो क्या कैसे अपना जीवन चलाएंगे, तो वो क्या इसलिए उनको टूरिज्म हब के रूप में डेवलप कर रहे हैं ना अपने आप को वो लोग। तो ये जो फॉसिल फ्यूल से फिनिश होने आने वाला, आज नहीं तो कल ख़त्म होना ही है इनको मतलब। तो आपको विकल्प ढूंढने ही पड़ेंगे। जब पहले देखो लैंडलाइन फ़ोन था, तब लैंडलाइन फ़ोन चलता था, तब किसी ने सोचा था कि मोबाइल आ जाएगा बताओ? तो वैसे ही अब आने वाले 10 साल में क्या पता कौन सी टेक्नोलॉजी है क्या है, तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है मतलब। ठीक है, आने पहले ये थोड़ी ना, पहले डीजल पेट्रोल से व्हीकल चलते थे, किसी ने सोचा है नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो परिवर्तित होती रहेगी चीज़ें। ठीक है, तो समय का पहिया देखो, किसी ज़माने में यूरोप सबसे डेवलप था, फिर यूरोप में युद्ध हुए, फिर अरब कंट्री पैसे वाले हो गए। ये देखो समय का चक्र है, ये परिवर्तन होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अलावा जो ये है ना आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उनको भी एम्पावर किया गया है, वो भी अपने हिसाब से रेगुलेशन और अपने बना सकते हैं नियम अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट, और अपने फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकते हैं मतलब। ठीक है, अपना कार्य कर सकते हैं। उनको रेगुलेटरी पावर दी गई राज्य विद्युत नियंत्रण वो नियामक आयोग को। ठीक है, देखो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में बी वन ऑफ द मेथड ऑफ कंजर्विंग द एनर्जी रिसोर्सेज। अल्टरनेट, इसका मीनिंग क्या है? अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में बी वन ऑफ द, अल्टरनेट का मतलब ये जैसे आप अभी जब आप यूज कर रहे हो फॉसिल फ्यूल, जिससे कोई भी जैसे ताप विद्युत है, थर्मल पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी, बट आप उसकी जगह आप सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको यूज करोगे तो एनर्जी कंजर्व होगा ना भाई, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा ना, इंक्रीज एनर्जी कंजर्वेशन। देखो एक तो आप अपना सोर्स चेंज कर लो एक तो, ठीक है, ये से एनर्जी कंजर्व। दूसरा ये कि आपकी जो ऊर्जा दक्षता है ना, जिससे ऊर्जा प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी आप कैपेसिटी बढ़ाओ, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल से आप ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी परिवर्तित करो, उसको चेंज करो ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो सेम संसाधनों से। ठीक है, तो दो चीज़ों से आप एनर्जी बचा सकते हैं। एक तो आप क्या उसको सोर्स चेंज कर दो, या फिर जो आप यूज कर रहे हो ना जो प्रोडक्शन के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ या उसकी एफिशिएंसी बढ़ाओ। ऐसा ही होता है ना। अगला, गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस टैक्सेशन, कर लगा सकती है ना। कर देखो आपने अगर होता है ना कर कैसे, आप देखो 100 यूनिट यूज करते हो तो आपको कम वो देना पड़ेगा, अगर आप 200 यूनिट यूज करते हो आपको ज़्यादा, तो ये एक टैक्स ही हुआ ना एक प्रकार का। होता है ना, जैसे जैसे आपकी एनर्जी कंजप्शन बढ़ता जाता है आपकी रेट भी बढ़ती जाती है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा था यार, मेरा बिल कम आता था सर्दियों में, अब 2-2 हज़ार आ रहा है। पहले तो 70 रुपये, तो वो उस टाइम सब्सिडी मिलती थी, जैसे ही वो ज़्यादा यूज हुई तो सब्सिडी बंद कर दी गवर्नमेंट ने।
इसके अलावा देखो आपने CFL है, LED लाइट्स है, इनको इंट्रोड्यूस किया तो इनसे ये कम एनर्जी कंज्यूम करती है ना, और इसकी लाइफ भी लॉन्गर होती है ना। तो देखो दो चीज़ें, एक तो एनर्जी भी कंज्यूम कम करती है और इनकी लाइफ लॉन्गर होती है। तो अगर इनको दोबारा जल्द कम होगी कि लाइफ इसमें शॉर्ट होगा, फिर उसको प्रोडक्शन करने के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना। LED और ये CFL वाला प्रोग्राम इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है और इसको गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोत्साहित भी किया है, मतलब ठीक है। इसने क्या है, रिड्यूस भी किया कॉस्ट और एनर्जी बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। आगे बढ़े। देखो आगे more practices to save energy at house. In summer, the AC are used at home. It has been found that if the room temperature is kept at 25 to 27 degrees Celsius, which is quite comfortable, a lot of energy can be saved. अगर आप 20 से 18 डिग्री सेल्सियस मतलब उसको रखते हो ना एसी की टेम्परेचर, उसके बजाय आप 25 से 27 रखोगे तो काफ़ी मात्रा में एनर्जी बचा सकते हो, मतलब ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा जो वाटर कूलर है कैन बी आल्सो क्वाइट इफेक्टिव। बिसाइड दिस वी शुड फिक्स द एयर लीकेज विच कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी। एयर लीकेज ये साइंटिफिक है, क्या रहता है इसमें वाटर कूलर के रिगार्डिंग एयर लीकेज, बताइए किसी को जानकारी हो तो। कोई साइंस का स्टूडेंट ही बता सकता है इसको, जानते हो कुछ इसमें। कुछ एयर का होता होगा इसमें, वाटर कूलर में कुछ देख लेंगे, मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है कि इसमें कुछ जो इसको जिसका आइडिया हो। ठीक है, देखते हैं। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ द एप्लियंस, ठीक है। तो जो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, जब भी आप जब यूज करो उनको चलो, जब यूज नहीं हो रहा स्मार्ट, इसके लिए देखो तो सेंसर और ये आपकी जैसे आपका जब यूज नहीं हो रहा अपने आप ही बंद हो जाए, इसके लिए ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये क्या कहते हैं उसको यार, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये काफ़ी उपयोगी होगी ना IoT। तो वो सेंसर से अपने आप ही बंद हो जाएगा अगर यूज नहीं हो रहा तो, ठीक है। There are different slabs in electricity bill, like up to 200 units. There are certain rates and after that there are higher rate. ये तो वो अभी बात कर रहे थे वो स्लैब की है ना, वही है ना। फिर 200 तक अलग चार्ज लिया जाए, 200 से 400 तक अलग चार्ज लिया जाए, 400 से अधिक यूज करने पर अलग चार्ज लिया जाए, वही है ना। अब देखो नीड ऑफ द आवर, मतलब आगे क्या करना है। देखो हमको क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेशन एंड टेक्नोलॉजी। आप देखो हर चीज़ के अलग अलग, आप एक ही पक्ष पे ध्यान दोगे, आप टैक्स लगा के भी उसका खपत कम नहीं कर पाओ। आपको टैक्स मतलब टैक्सेशन पे भी, इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स वो भी बढ़ाना पड़ेगा यूज के हिसाब से। और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा आपको,
टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एलईडी इंडस्ट्री टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री सम टैक्स हैज टू बी इम्पोज। अगर आपको जैसे मतलब एलईडी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया, इंपोर्ट आइटम पे टैक्स लगाया गया ताकि वो महंगा मिले, और ठीक है। और इसके अलावा द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल से उसका पैसा वसूल लिया गया, लोगों को फ्री में दे दिया गया। देखो कई जगह मतलब दिया ना, CFL बांटा ना गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बांटी है ना लोगों को। अब उसका पैसा कैसे रिकवर किया लोगों से, बिल के माध्यम से, बिल की रेट बढ़ा के जैसे भी मैनेज किया ना, ठीक है ना। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपने आप में जो आपकी जो एनर्जी सेविंग के लिए बड़ा कदम हो सकता है ना। मेट्रो हैव अर्न कार्बन क्रेडिट फ्रॉम यूरोपियन कंट्री बिकॉज जो, ठीक है। अब जैसे कोयला माइनिंग टेक्निक, कोयला माइनिंग है तो कोयला माइनिंग की अभी आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। अगर आपको टेक्नोलॉजी को चेंज करते हो तो काफ़ी हद तक आप बचा सकते हो ना। अभी जो कोयला है चाहे ऑयल है, इनके रिगार्डिंग आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो नई टेक्नोलॉजी यूज करें, काफ़ी हद तक एनर्जी बचाई जा सकती है ना। एक आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप डीजल पंपों का यूज कर रहे हो, उसकी जगह सोलर का यूज कर सकते हो, एफिशिएंट पंप बना सकते हो। और देखो लाइट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सब्सिडी, तो लोग क्या फ्री लाइट का ज़्यादा चार्ज लगता नहीं है, तो लोग सारे दिन ही मतलब रात दिन वो मोटर चलने देते हैं। उसका नुकसान क्या है, आपकी एनर्जी भी बर्बाद हो रही है। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है उसका बताइए। पानी में वेस्ट में कर यस, उससे क्या होता है ना, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और पानी भी बर्बाद हो रहा है आपका, ठीक है। ये 31/5/2023 की स्थिति है, ये 31/5/2023, ठीक है। तो देखो आपकी ये 3 सेक्टर में बांटे हुए हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो हैं जो भी संयंत्र है, वो उनसे प्रोडक्शन कितना होता है, आपके स्टेट से कितना होता है, प्राइवेट सेक्टर से कितना होता है। तो ये देखो आपका जो ये 24 तो कौन प्रोडक्ट किससे होता है, सेंट्रल सेक्टर के जो भी वो है ना पावर प्लांट, उनसे होता है। स्टेट कितना करता है 25.3, और प्राइवेट सेक्टर क्लियर। आगे बढ़े। हेलो, देखो तो आपका कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है 31/5/2023 को, ये था 4,17,668, 4,70,668, ठीक है। अब देखो कोल आपके ये कौन सा है, फॉसिल फ्यूल्स है। तो ये आपके फॉसिल फ्यूल्स से टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसका कितना परसेंट इससे होता है, 56.8% इससे होता है फॉसिल फ्यूल्स से, जीवाश्म ईंधन से, ठीक है। उसमें देखो आपका 49.1 है, ये तो किससे हो रहा है, कोल से, ठीक है। लिग्नाइट से कितना हो रहा है, ये कोयले का एक टाइप ही है ये भी। और गैस से कितना हो रहा है 6 और इससे डीजल से 0.1। क्लियर हो गया।
और ये आपका नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, इससे कितना हो रहा है 43.43, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कितना होता है आपका 11, और वाई विंड है, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल सोर्स से कितना होता है 30.2, विंड से कितना होता है 10.3, सोलर से कितना हो 16.1, बायोमास से इनसे कितना होता है 2.5, और वेस्ट टू एनर्जी अपशिष्ट से 0.1, और स्मॉल हाइड्रो से 1.2, और न्यूक्लियर से कितना होता है 1.6। टोटल मिला के कितना होता है 43, 40 और 53 का ये कितना होगा 57 के आसपास, ये हो गया ना 100 आपका। समझ आ गया, क्लियर हो गया। ये अभी करंट के डेटा हैं, वो साइट से लिए थे मैंने, मिनिस्ट्री की साइट से। आगे बढ़े। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, देखो अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड्स बट नॉट एवरी मैन ग्रीड्स, सेट गांधी जी। गांधी जी ने क्या कहा था कि पृथ्वी हमारे जो मानव है ना उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में तो सक्षम है, बट जो जो व्यक्ति लालची है, लालच है ना व्यक्ति, उसको पूरा नहीं कर सकती किसी के लालच को, मतलब ठीक है। तो इसलिए हमें एनर्जी क्यों चाहिए, देखो वी यूज एनर्जी फास्टर देन इट कैन बी प्रोड्यूस। भैया हम एनर्जी का यूज करते हैं, ये जितना तेजी से प्रोडक्शन होता है उसकी तुलना में हम ज़्यादा यूज ज़्यादा कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इनका प्रोडक्शन होने में कितना वर्ष लगा आप बताइए, टाइम लगता है ना। ठीक है, अगला पॉइंट है एनर्जी रिसोर्स। आपके जो एनर्जी रिसोर्स है वो लिमिटेड है। आपके भारत में दुनिया का जो एनर्जी सोर्स है उसका 1% ही, बट पॉपुलेशन कितनी है 60%, ठीक है। और देखो मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज वी यूज कैन नॉट बी रीयूज्ड, उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना उसमें 80% तो फ्यूल यूज किया जाता है ना। जो आपका ये फ्यूल के रूप में यूज, तो उसमें 80% तो नॉन रिन्यूएबल ही है ना, ईंधन के रूप में यूज करते हो जिनको, जो आपका ये गाड़ियों में इनमें यूज, ठीक है। तो और हमारे एनर्जी के जो रिसोर्स आने वाले 40 सालों में ख़त्म हो सकते हैं, मतलब ठीक है। देखो अगला पॉइंट है वी सेव द कंट्री ए लॉट ऑफ मनी। अगर हम एनर्जी बचाएंगे देश के कितना मनी बचा सकते हैं बताइए। देखो हमारा 80%, अब वही बात आ गई, अब ऑयल आपका ट्रैफिक है, खाद्य पदार्थों के परिवहन में ट्रैफिक वो उसका यूज किया जाता है ट्रकों का। ट्रक किससे चलते हैं बताओ। यस, तो हम अगर चीज़ों को सही तरीके से यूज करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा पैसा बचा सकते हैं ना हम। तो वी सेव आवर मनी व्हेन वी सेव, अगर आप एनर्जी बचा रहे हो तो ये नहीं कि आप पैसा भी बचा रहे हो उसमें, मतलब imagine you are saving if your LPG सिलेंडर comes for an extra week और एंड देर कट फो इन, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में कमी होती है और आपका सिलेंडर एक भाई वो ज़्यादा चलता है एक वीक, तो कितने मतलब कितना पैसा बचा सकते हो, कल्पना करो आप। एक काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हो ना।
ठीक है, देखो वी सेव आवर वी व्हेन वी सेव, ठीक है, वी सेव आवर एनर्जी व्हेन वी सेव एनर्जी। देखो अगर आप फ्यूल आप लकड़ी का यूज करते हो एफिशिएंटली तो आप अपनी रिक्वायरमेंट लोअर करते हो, और आप जो परेशान होते हो मतलब उसको जो आप इकट्ठा करने में जो भी दिक्कत आती है उसको उससे बचते हो, तो आप अपनी एनर्जी भी तो बचाते हो ना। देखो ठीक है, एनर्जी सेव्ड एनर्जी जनरेटेड व्हेन वी सेव 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इट इज इक्विवेलेंट टू, देखो व्हेन वी सेव 1 यूनिट एनर्जी इट इज इक्विवेलेंट टू, अगर आपने 1 यूनिट एनर्जी बचाई है तो वो 2 इक्विवेलेंट टू 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट। देखो अगर आप उसको खर्च कर देते तो एक और यूनिट का एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो वो 2 के बराबर हुई ना। देखो अगर आपने 1 यूनिट एनर्जी बचाई, अगर उसको यूज करते तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, तो आप एक डबल बचा रहे हो ना उसके चक्कर में। अगर 1 यूनिट बचा रहे हो तो उसकी क्षमता कम हो रही है ना। Yes, sir. देखो आपने मान लो 1 यूनिट 2 यूनिट यूज कर रहे हो तो फिर 2 यूनिट ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बट अगर आपने 1 ही किया तो 1 की तो बचत हो गई ना। Yes, sir. भाई वो डबल फायदा हो रहा है ना उसकी, उसका प्रोडक्शन में जो जो वो भी तो कम हो रहा है ना उसका, डबल बेनिफिट हो रहा है ना उसका। अगर वो आप यूज करते तो कितना नुकसान होता बताओ। Yes, sir. समझ रहे हो ना क्या कहना है, हाँ बताओ। एक मिनट एक मिनट, जैसे आप अभी 2 यूनिट यूज कर रहे हो, ठीक है, अब आपका यह 2 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अब आपने यहाँ 2 यूनिट और यूज किया आपने, ठीक है, तो यहाँ आपका 2 यूनिट और, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने यह एक यूज की तो एक बचत हुई ना आपकी, तो इधर तो Yes, sir. क्या, हाँ तो वही तो मतलब वो बचत, मतलब कुल मिला के डबल बचत हो रही है ना आपके पास। तो जो प्रोडक्शन में एनर्जी लग रही है वो भी तो बचेगी ना आपकी। देखो एनर्जी सेव, अगर आप एनर्जी बचाते हो मान लो, तो जो आपका जो प्रोडक्शन है तो वो भी तो कम होगा ना। कैसे, नहीं तो वो आप डिमांड पूरी थोड़ी ना करके हो, आप तो उसको सेव कर रहे हो ना, मतलब उसको एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हो, तब डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी, पर उसको सिस्टम मतलब ये बचत है आपकी। जैसे आपने उसको सिस्टम मतलब एफिशिएंट कोई मान लो सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया या दूसरे तरीकों से बढ़ा के, या किसी भी प्रकार से उसको कम कर रहे हो आप यूज को, जैसे आपने CFL का वो किया, LED का यूज किया, इस टाइप से बचा नहीं है आपको। ये नहीं कि आप भाई भाई कुछ न कुछ तो उपाय अपनाना पड़ेगा ना आपको। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये है, ठीक है, ठीक। तो सेव एनर्जी टू रिड्यूस पोल्यूशन, तो अगर आप एनर्जी बचाओगे तो वो पोल्यूशन भी कम होगा ना।
देखो यार, अब मान लो थर्मल पावर प्लांट है, अगर आप ज़्यादा एनर्जी यूज करोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। अगर आप एनर्जी का कम यूज कर रहे हो तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा तो फिर एनर्जी भी कम यूज होगी ना, और पॉल्यूशन भी कम होगा फिर। देखो, अगर आप मान लो 100 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, अगर एनर्जी बचाते हो आप तो कितना, 50 मेगावाट का उत्पादन होगा तो फिर पोल्यूशन भी कम होगा ना उसके हिसाब से। नहीं होगा ना, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा। बताइए। लेकिन आप तो वो कैसे सेव कर रहे हो, आप दूसरे सोर्स को बढ़ावा दे रहे हो ना, रिन्यूएबल के और इनको। आप क्वेश्चन को मतलब आप यहाँ क्या है, आपको जो इसको बचाना है मतलब एनर्जी को, भाई सोलर एनर्जी तो पार है ना, उसकी कोई लिमिट थोड़ी ना है। ये फॉसिल फ्यूल्स है जो वो सीमित है ना, उनके रिगार्डिंग बात चल रही है, जो फिक्स्ड रिसोर्सेस है आपके उनके, ठीक है। देखो ये वही पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, बताइए क्या क्या इंपॉर्टेंस है एनर्जी कंजर्वेशन का, बताइए। यस, ठीक। और यस, ठीक है, गुड। देखो, आपका एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है यहाँ कि जो आप जीवाश्म ईंधन से इनसे जो यूज कर रहे हो ना, जिस एनर्जी का यूज कर रहे हो, जो सीमित मात्रा में लिमिटेड रिसोर्सेज है जो ख़त्म हो सकते हैं, उनका कम से कम यूज करना और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ना, मतलब ये है यह एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब। और दूसरा ये कि जो एनर्जी कंजर्वेशन रिन्यूएबल सोर्स से भी प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी नहीं उनका दुरुपयोग करो, उसको भी मतलब थोड़ा एफिशिएंट तरीके से यूज करना मतलब, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मिटिगेटिंग जो क्लाइमेट चेंज है ना उसको। अगर बताओ क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, बताओ मुझे, क्लाइमेट चेंज क्यों बढ़ रहा है, बताओ बताओ, क्लाइमेट चेंज क्यों है, कारण बताइए, क्लाइमेट चेंज का क्या समस्या, क्या रीजन है क्लाइमेट चेंज का, बताओ। हाँ, ये कार्बन की वजह से ही हुआ ना, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ही हुआ ना, जीवाश्म ईंधन की वजह से ही हुआ ना आपको क्लाइमेट चेंज। यही है ना रीजन, ये इसके अलावा कोई और रीजन भी लगता है आपको, बताइए। मेन रीजन तो यही है ना। हेलो। तो अब इसको अगर आपको जी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर, इसको कम कर तो कैसे करोगे, बताओ। आपको जो जो उसका जो कारण है, जो इसका रीजन, उसी को टारगेट करना पड़ेगा ना। तो टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको उपयोग करना कम करना पड़ेगा जीवाश्म ईंधन का, और उसकी जगह दूसरे जो सोर्स है ना उनको बढ़ावा देना होगा ना। ये हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन देखो आपके क्लाइमेट चेंज को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की जगह रिन्यूएबल का यूज करता है। और एनर्जी कंजर्वेशन इज फ्रीक्वेंटली मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू एनर्जी। जो इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन है आपका, जो आपकी कॉस्ट एनर्जी शॉर्टेज है उसका एक प्रभावी, मतलब आपकी ऊर्जा कम है मान लो उपलब्ध हो पा रही थी, पर आप उसके लिए एनर्जी कंजर्व करो ताकि जो बची हुई ऊर्जा है उसको दूसरी जगह यूज कर सको, मतलब, ठीक है। एज वेल एज मोर एनवायरमेंटल
एनवायरमेंटली फ्रेंडली, आप जो भी दूसरे विकल्प हैं उनमें पर्यावरणीय अनुकूल, उनको जो पर्यावरण के अनुकूल है वही तरीके अपनाओ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वही देखो, वही पॉइंट अपने पढ़े। तो देखो अभी थोड़े एक मिनट, देखो वी सेव एनर्जी, वी सेव आवर लॉट ऑफ मनी। अगर हम एनर्जी की बचत कर रहे हैं तो हमारे देश का जो बड़ी मात्रा में जो पैसा जो क्रूड ऑयल पे जा रहा है ना रिक्वायरमेंट पे, उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर वी सेव मनी, अगर हम एनर्जी की बचत कर रहे हैं तो हम हमारा मनी बचा रहे हैं मतलब। ठीक है, ये हो गया था, पढ़ ही लिया था, ये आगे पढ़ ही लिया था। ठीक है, ये हो गया था, ये पढ़ ही लिए थे ना, ये पॉइंट तो हो गए थे ना अपने। क्या यस क्या क्या वापस वापस बोलिएगा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो आपके पास 100 मेगावाट का प्रोडक्शन है और आपके जो लोग यूज कर रहे हैं मतलब प्रति व्यक्ति खपत है वो ज़्यादा, अगर उसको कम किया जाएगा तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो ना, जो बची हुई एनर्जी है उसको। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो आप खाद्यान्न की बर्बादी होती है फूड की, अगर यार उसको बर्बाद ना होगा, किसी नीड जिसको नीड है उसको दिया जाए तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा ना। देखो बेनिफिट क्या क्या है इसके। प्रमोट हेल्थ, आपकी अगर पोल्यूशन देखो कम होगा पोल्यूशन तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी ना। ठीक है, यस सर। अगर देखो अगर पब्लिक कंज्यूम लेस फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी तो उसका अगर ज़्यादा डिमांड होती है तो ज़्यादा कीमत बढ़ेगी, और कम उपभोग होगा तो उसकी कीमतों में गिरावट आएगी, तो फायदा होगा ना। नहीं है समझ में। अगर आपके पास आप कम यूज करोगे, डिमांड कम होगी तो उसकी कीमत भी तो गिरेगी ना फिर। यस, ठीक है ना। इसके अलावा लिमिट, मतलब आपका जो बजट है उसको भी आप फ्रेंडली मतलब उसको मैनेज कर सकते हो ना। यस सर। देखो पीपल कैन फोकस एंड इंश्योरिंग दैट बजट फ्रेंडली एनर्जी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब कुल मिला के बात ये कि आने वाले मतलब आप अपनी जो आने वाली अगर आपके लिमिट आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचा सकते हो ना। मतलब बजट फ्रेंडली एनर्जी का मतलब ये आने वाली पीढ़ी को भी आसान उसमें मिल जाए, मतलब एनर्जी ये नहीं कि उनको बहुत महंगी एनर्जी मिले आने वाले समय में। ठीक है, हाँ यस। अगला है बेनिफिट्स एनवायरनमेंट एज वेल प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। देखो एयर पोल्यूशन से नुकसान होता है ना, तो उसको उनको भी फायदा, उनका भी संरक्षण में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगर आप एनर्जी को कम यूज करोगे तो आपके जितने पावर प्लांट है उनकी संख्या भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा ना हमको। ठीक है, कंजर्वेशन क्या है, रिलाइंग ऑन लोकल और रीजनल एनर्जी सप्लाई, उनका
के ऊपर ज़्यादा मतलब वो उनका बढ़ेगा महत्व, जो कि ज़्यादा व्यवहारिक है। ठीक है, तो बाहरी देशों पे आपकी निर्भरता कम होगी ना। तो समझ आया एनर्जी कंजर्वेशन? बताइए, काफ़ी हद तक क्लियर हुआ ना क्या है एनर्जी कंजर्वेशन? यही पॉइंट है, कुछ कोई सा भी क्वेश्चन आए इन्हीं को लिखना है। मतलब इधर वो बस जो मेन जो कोई भी टॉपिक हो, मेन थीम पता होनी चाहिए आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करना, कोई क्रांति नहीं करनी एग्जाम में। समझ गए ना मेरी बात? और बताइए, कुछ पूछना हो तो, नहीं तो फिर ख़त्म आज की क्लास, यहीं स्टॉप की जाए। समझ आया ना? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ना पहले की तुलना में? कुछ तो आइडिया बैठा होगा यार। Yes, sir.